चीन में कर चुके थे, मगर यहां राजाशाही नहीं बची थी, अंग्रेज यहां था नहीं, यहां संविधान से चलने वाली एक लोकतांत्रिक सरकार बन गई थी। फिर क्यों संसद का विरोध? चुनाव लड़ते, जीत कर आते, अपनी बातों को लोगों को मनवाते, मगर वैसे तो कोई बात सुनेगा नहीं। इसलिए सशस्त्र क्रांति, क्रांति कई प्रकार की होती है। वैचारिक क्रांति होती है, कुछ लोगों ने गीतों लिखकर क्रांति की है, महात्मा जैसे लोगों ने अहिंसक क्रांति करी थी। इन्होंने सशस्त्र क्रांति और दूसरा संसदीय राजनीति का विरोध करना, ये दो उद्देश्यों के साथ सीपीआई मार्क्सिस्ट बना और मान्यवर यही आज के माओविस्ट है। ये मूल समझे बगैर अन्याय 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 रटे जा रहे। भाई अन्याय के लिए नहीं बनी है, हमारी संसदीय राजनीति का विरोध करने के लिए, संसद का जिसका आप सदस्य हो इसका विरोध करने के लिए बने। उसके बाद में 75 में जैसे ही कांग्रेस का समर्थन मिला, एमसीसी माओइस्ट बनी और बिहार झारखंड केंद्रित पार्टी बनी। फिर पीडब्ल्यूजी 80 में बना, वो आंध्र केंद्रित बना। 82 में दलित किसान केंद्रित सशस्त्र संघर्ष सीपीआई एमएल पार्टी यूनिटी बिहार में बनी। दलित किसान केंद्रित संघर्ष इनका उद्देश्य था। 98 में पीपल्स वॉर ग्रुप बना और उसमें माओवादियों का एकत्रीकरण हुआ। इतना सब करने के बाद भी वो सफल नहीं हुए और 2000 में PLJA बना, GA बना, जो सैन्य विंग बनी, गुरुल्ला फोर्स बनाई मान्यवर। और 2004 में ये PWG MCC दोनों का विलय हो गया। तो थियोरी वाले और हथियार उठाने वाले दोनों 2004 में विलीनीकरण हुआ। 14 में मोदी जी आए और 26 में सबकी समाप्ति हो गई। ये टोटल 1925 से लेकर 2026 तक 101 साल का उनका इतिहास है मानिए। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे साथी सदस्यों को जो सामने बैठे हैं, आप इसको अन्याय का स्वरूप, अन्याय के खिलाफ संघर्ष का स्वरूप मानकर महिमा मंडित मत करो। हम जिस सदन में बैठे इसका विरोध करने के लिए वो जन्मे हैं। वोट की जगह बुलेट से शासन प्राप्त करना चाहते हैं। और मान्यवर, अगर यही बात है कि चर्चा करिए चर्चा करिए चर्चा करिए, चर्चा से कोई परहेज नहीं, हर कोई चर्चा का स्वागत करता है, पर फिर तो पुलिस क्यों रखी है? पुलिस की जरूरत ही नहीं है। सेना क्यों रखी है? पैरामिलिट्री फोर्स क्यों रखे हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चर्चा से मानते ही नहीं है, वहां बल प्रयोग कर कर उनके अत्याचार से निर्दोष नागरिकों को बचाना पड़ता है। जब इन नक्सलवादियों ने सैकड़ों निर्दोष किसानों को बम लगा लगा कर पैर बगैर का कर दिया, कई स्कूलों में रेड कर कर 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के बच्चों को उठाकर ले गए और नक्सलवाद की सेना में भर्ती कर दिया, और क्या हम मूक दर्शक बनकर खड़े रहे? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हर नागरिक की सुरक्षा नरेंद्र मोदी ने सुनिश्चित करी है। जो भी अन्याय करेगा नागरिकों के साथ, समझा तो ठीक है मान्यवर, वरना फोर्स इसी के लिए बनाई गई है। इसका उपयोग भी होगा, परिणाम भी आएगा, और आज आ भी गया है। मान्यवर, मैं जो इनके समर्थन में, जिनको पॉपुलर लैंग्वेज में अर्बन नक्सल कहते हैं, वो बुद्धिजीवी भाइयों को सवाल करना चाहता हूं। मैंने 6 दिन से लगभग 2000 आर्टिकल निकाले, सारे बुद्धिजीवी भाइयों ने लिखे हुए। मेरे पास इसका पूरा जिस्ट भी है। ये सभी आर्टिकलों में, सभी आर्टिकल हथियार उठाकर घूमने वाले माओवादियों के साथ चर्चा करो, वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उनको मारना नहीं चाहिए, इनके प्रति सिंपैथी होनी चाहिए, सरकार विकास जल्दी करे, इस प्रकार के। एक भी आर्टिकल
जो 8 साल का अबूझ बच्चे को उठा ले जाकर हाथ में हथियार पकड़ा दिए, इसकी मां के लिए नहीं है। मान्यवर, एक भी आर्टिकल अपने गांव से खेत में जाते हुए किसान का पैर उड़ गया और पूरा जीवन दिव्यांग बन गया, इसकी सिंपैथी के लिए नहीं है। 5000 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ते लड़ते शहीद हो गए, उनकी विधवाओं के लिए एक भी आर्टिकल नहीं है। इनके अनाथ बच्चों के लिए एक भी आर्टिकल नहीं है। आपकी मानवता संविधान तोड़कर हथियार लेकर घूमने वालों के लिए ही है। इनके हथियारों से जो नागरिक मारे जा रहे हैं, इनके लिए आपकी मानवता नहीं है। मानवता के दोहरे चरित्र को मैं स्वीकार नहीं करता। मान्यवर, ये मानवतावादी नहीं है, नक्सलियों के समर्थक है। अगर मानवतावादी होते तो वो किसान का पैर उड़ गया, इसकी भी चिंता होगी। वो अबूझ बच्चे से इसका बचपन छीन लिया, इसकी भी चिंता होती। मान्यवर, वो हाथ में हथियार लेना नहीं चाहते, गरीबों के हाथ में हथियार दिलाकर अपनी विचारधारा को, अपनी आइडियोलॉजी को पनपाना चाहते हैं, मगर उनके भी दिन लग गए हैं। स्पष्टता से सुन लीजिए, ये पूरे देश में अब जागरूकता आई है। और क्या हुआ है, पूरा देश आज सुन रहा है, पूरा देश आज समझ रहा है। मान्यवर, मैं आज एक और बात बता दूं। किसी सदस्य ने जिक्र किया सलवा जुड़म का, और कांग्रेस के नेता और सारे लोग, मैं नाम देना नहीं चाहता वरना फिर से खड़े हो जाएंगे। मान्यवर, सलवा जुड़म का जजमेंट जो है, इसका पक्ष लेते हैं। मान्यवर, सलवा जुड़म की शुरुआत 2005 में राज्य समर्थित, मतलब सरकार समर्थित जन आंदोलन के रूप में हुई। आदिवासी युवाओं को एसपीओ बना गया, जिसको कोया कमांडो कहते थे, और उनको ये जो आतंक फैलाते थे, इनके सामने लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी गई। मान्यवर, एम्बुश की रणनीति जो अपना रहे थे, इसके खिलाफ उसी प्रकार की रणनीति अपनाने का निर्णय हुआ। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि सलवा जुड़म की शुरुआत किसने की? मान्यवर, किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने नहीं की थी। श्रीमान कर्मा ने किया था, जिनको नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया, और वो कांग्रेस के नेता थे। मान्यवर, 5 जुलाई 2011 को सर्वोच्च अदालत ने नंदिनी सुंदर और अन्य लोगों ने एक विवाद दायर किया, और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के नेतृत्व में तय किया कि नक्सलियों के खिलाफ राज्य की ये लड़ाई गैर कानूनी है, और तुरंत ही इनको हथियार वापस लेने का ऑर्डर कर दिया। परिणाम क्या हुआ मान्यवर? उनके हथियार वापस लिए गए, नक्सलियों के हाथ में हथियार थे, इन्होंने चुन चुन कर सलवा जुड़म में जुड़े हुए लोगों को मार दिया मान्यवर। और वही सुदर्शन रेड्डी विपक्ष का उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बने मान्यवर। कांग्रेस पार्टी जो कह रही ना, हमारा क्या लेन देन है, ये लेन देन है। जो देश की कानून और व्यवस्था में मानता है, वो सुदर्शन रेड्डी को कभी अपना प्रत्याशी नहीं बनाना चाहिए। मान्यवर, हमारे यहां न्याय तंत्र की व्यवस्था है। जो जज बनता है उसको तटस्थ माना जाता रहे, ये हमारे न्याय तंत्र की आत्मा है। मगर कोई व्यक्ति जज बनकर अपनी व्यक्तिगत आइडियोलॉजी का उपयोग कर संवैधानिक कपड़े पहनाकर
अपनी आइडियोलॉजी को ऑर्डर में कन्वर्ट कर हजारों बेगुनाह आदिवासियों की जान जाए ऐसा फैसला देता है, तो मैं इस जजमेंट की घोर निंदा करता हूं। और मैं उन लोगों की भी निंदा करता हूं जिन्होंने उनको वोट दिए, प्रत्याशी बनाए। मान्यवर, आइडियोलॉजी जनता के भले के ऊपर नहीं हो सकती। मान्यवर, आइडियोलॉजी कभी अबूझ आदिवासियों की सुरक्षा के ऊपर नहीं हो सकती। आइडियोलॉजी जनता के भले से ऊपर नहीं हो सकती। मान्यवर, ये कह रहे हैं विकास नहीं है, विकास नहीं है। 2014 के पहले का मैं बोलूंगा तो फिर से हो हल्ला करेंगे, मगर 14 के बाद का तो बोलने का मुझे अधिकार है मान्यवर, क्योंकि हमारी पार्टी की सरकार है, हमारे नेता के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है मान्यवर। 2014 के बाद ये पूरे क्षेत्र में 17,589 किलोमीटर सड़कें बनाने का मंजूरी दिया है, जिसमें 12,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी। ये विकास की बात करें, वो इसलिए हो रहा है कि धीरे 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 नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, वरना वहां सड़कें नहीं होती थी। आईडी गाड़ देते थे, ट्रकों को जला देते थे, और लगभग 20,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। 20,000 करोड़ रुपया। मोबाइल टावर लगभग 5,000 मोबाइल टावर 6,000 करोड़ के खर्चे से हम लगा चुके हैं मान्यवर। वहां पर दूरसंचार पहुंचेगा तो ये दुनिया के साथ जुड़ेंगे, देश के साथ जुड़ेंगे, विकसित भारत के साथ। मान्यवर, 2 अन्य योजनाओं में और 8,000 4G टावर बनाने का हुक्म नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बाद में दिल्ली जितनी ही कनेक्टिविटी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना के आदिवासी क्षेत्र में होगी। मान्यवर, 1804 बैंक शाखाएं 12 साल में खुली, 1321 एटीएम खुले हैं, 37,850 बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंस बनाए गए और 6,025 डाकघर खुले। ये सिर्फ 12 साल में हुआ है, आगे कुछ नहीं हुआ। चर्चाएं करी, विकास माओवादियों ने होने नहीं दिया। हमने माओवादियों के साथ चर्चा नहीं करी, उनको समाप्त किया और विकास को आगे बढ़ाया। 259 एकलव्य आदर्श विद्यालय हमने बनाए मान्यवर। इसके साथ साथ 46 ITI, 49 SDC सिकल डेवलपमेंट सेंटर बनाए, 16 कौशल विकास केंद्र बनाए और लगभग इस सब में 800 करोड़ रुपया का और खर्चा ये 12 साल में हमने किया है। जगदलपुर छत्तीसगढ़ में जहां CSC PSC नहीं थे, वहां पर 240 बिस्तरों का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हमने बनाया। सिविक प्रोग्राम में 212 करोड़ के कार्य किए, जो स्वास्थ्य शिविर और दवाओं के जुड़े हुए हैं, और जनजातीय युवा एक्सचेंज के कार्यक्रम भी हमने बनाए। सिक्योरिटी के लिए, राज्यों की सहायता के लिए SRE लेकर आए, 10 साल में 3,000 करोड़ दिया। स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लेकर आए और 5,000 करोड़ दिया। एक्सटेंडेड SIS योजना लेकर आए और 2,000